हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं इसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा निरा। दोस्तों, आज इस पार्ट से रिलेटेड सभी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा निरा। और ये ओ सदा निरा जो है एक निबंध है। अगर कहेगा कि ओ सदा निरा जो है वो किस विधा से संबंधित है तो ओ सदा निरा जो है एक निबंध है। ओ सदा निरा क्या है? एक निबंध है। और ओ सदा निरा के लिखने वाले हैं यानी कि इसके लेखक जो हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर यानी कि ओ सदा निरा पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ है 1917 ईस्वी को और मृत्यु हुआ है 1978 ईस्वी को। चलिए इनका लेखक जी और परिचय पहले देख लेते हैं, तब चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए, लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर है। और इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। और जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ है 14 मई 1978 ईस्वी को इनका निधन हो गया है। ठीक है। और देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान जो है वह है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जगह पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और जगदीश चंद्र माथुर को सम्मान के रूप में दिया गया है विद्यावारिधि की उपाधि दी गई है और कालिदास अवार्ड और देखिए कालिदास अवार्ड भी दिया गया है। और इनको बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि कितने पुरस्कार? देखिए, एक तो कालिदास अवार्ड से, एक बिहार राजभाषा पुरस्कार से और एक जो है विद्यावारिधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को बता दूं कि जितना भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया हूँ वो कभी ना कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि ओ सदा निरा पाठ के लेखक कौन है, यानी कि ओ सदा निरा जो पाठ हम अभी पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है? तो क्या वह जगदीश चंद्र माथुर हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? यानी कि ओ सदा निरा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो अभी हम बताएं कि ओ सदा निरा जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत है? यानी कि ओ सदा निरा जो पाठ है वो किस विधा से संबंधित है? अभी हम बताए हैं ऊपर ना कि ओ सदा निरा क्या है? एक निबंध है या कहानी है या कविता है या नाटक है? तो ओ सदा निरा क्या है? एक निबंध है। और इसमें वो सदा निरा जो क्या है? एक निबंध है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? क्या वह एक निबंधकार थे या कहानीकार थे या नाटककार थे या उपन्यासकार थे? तो आप लोग सोचेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं वो ओ सदा निरा पाठ लिखे हैं और ओ सदा निरा जो है एक निबंध है जिसके कारण से यह निबंधकार हो जाएंगे, लेकिन वो गलत होगा है क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जो है एक नाटककार हैं। क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जो है अधिक मात्रा में नाटक लिखा करते थे जिसके कारण से ये नाटककार हो गए, नाटककार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? यानी कि ओ सदा निरा जो निबंध है वो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? क्या सारण के या तिरहुत के या मिथिला के या चंपारण के? यानी कि ओ सदा निरा जो पाठ है वो बिहार के किस क्षेत्र पर लिखा गया है? चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5
कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का आने का, यानी कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ जो है सबसे अधिक क्यों आता है। क्या जंगलों के कटने के कारण, या नदियों की अधिकता के कारण, या नदियों की तीव्र धारा के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का आने का सबसे सर्वश्रेष्ठ कारण क्या हो सकता है कि जो है जब जंगलों का कटाई होगा तो क्या होगा, चंपारण में अधिक बाढ़ आने की संभावना बन रही होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जंगल रहता है तो पानी को बहने में क्या करता है, रुकावट डालता है, और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो पानी क्या होगा, तीव्र धारा से बहेगा, जिसके कारण से चंपारण क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जंगलों का कटने से चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। यानी कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था। क्या मौर्य वंश का शासक था, या चालुक्य वंश का, या गुप्त वंश का, या कर्णाट वंश का। यानी 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासक था, कर्णाट वंश का शासक था, कर्णाट वंश का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। यानी कि अंग्रेजों ने जो थे वो चंपारण के किसानों पर वो किस चीज़ की खेती करने के लिए चंपारण किसानों को मजबूर करते थे। किस चीज़ की खेती करने के लिए, क्या दलहन की, या नील की, या गेहूं की, या तिलहन की। यानी कि अंग्रेज जो थे वो चंपारण के किसानों पर किस चीज़ की खेती करने के लिए वो मजबूर करते थे, तो नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और बता दूं कि चंपारण के किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक बार जब जिस भूमि पर एक बार नील की खेती हो जाती है वो भूमि जो होती है बंजर हो जाती है, वो दोबारा उस पर कोई भी फसल नहीं लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। यानी कि पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे। क्या गांव के मुखिया थे, या शिक्षक थे, या चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे। यानी कि पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे, तो एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पुंडलिक जी थे क्या थे, एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। यानी कि कौन सी वो उपाधि है जो कि माथुर जी को मिली है। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा सम्मान दिया गया है, कौन सा सम्मान दिया गया। क्या विद्या प्रदक्षिणा मिला है, या विद्या वारिधि मिला है, या विद्या कामिनी मिला है, या इनमें से कोई नहीं। यानी तो माथुर जी को कौन सा मिला है, विद्या वारिधि मिला है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। यानी कि जब माथुर जी जो थे, जगदीश चंद्र माथुर जी भितिहरवा पहुंचे तो उनको किनसे मुलाकात हुआ। क्या गांधी जी से मुलाकात हुआ, या गोखले जी से, या पुंडलिक जी से, या इनमें से कोई नहीं। तो माथुर जी को किनसे मुलाकात हुआ था, पुंडलिक जी से मुलाकात हुआ था ना, पुंडलिक जी से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। क्या वह ईख से है, या तंबाकू से है, या मसाला से है, या नील से है। तो तीन कठिया प्रथा का जो संबंध किससे है, नील से है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, नील से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और तीन कठिया प्रथा जो है वो किसके द्वारा पारित किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कि चंपारण किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और नील की खेती हो जाने पर चंपारण किसानों द्वारा क्या किया जाता है, चंपारण किसानों के नील को अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती से हड़प लिया जाता था, और उसका उचित मूल्य भी किसानों को नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देखिए कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है, यानी कि जो पंडई नदी होती है, पंडई नदी है वो कहाँ तक जाती है, क्या वह भिखनाथोरी तक जाती है या बगहा तक जाती है या रामनगर तक जाती है या भितिहरवा तक जाती है। तो पंडई नदी जो है वो कहाँ तक जाती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिखनाथोरी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 है कि बराज कहाँ बन रहा था, यानी कि बराज जो था वो कहाँ बन रहा था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या बेलगांव में बन रहा था या भितिहरवा में या अमोलवा में या भैंसा लोटन में। तो बराज जो था वो कहाँ बन रहा था, भैंसा लोटन में बन रहा था ना। बराज कहाँ बन रहा था, भैंसा लोटन में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, यानी कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। क्या गयासुद्दीन तुगलक का या नादिर शाह का या अहमद शाह का या बाबर का। तो देखिए कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, यानी कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसके द्वारा किया गया था। क्या अज्ञे ने किए थे या जगदीश चंद्र माथुर किए थे या श्री कृष्ण सिंह किए थे या अशोक वाजपेयी किए थे। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किए थे, जगदीश चंद्र माथुर किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हर रोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूं। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में कोई दुविधा न हो इसके लिए यहाँ पर आंसर की भी दे दी है, ताकि आप लोग आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।